हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था ऑक्सीजन ऑप्शन के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ है जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं वरन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उत्प्रेरक अपन देखते हैं क्रिया और अवस्था के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, फिर एक क्रिया के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैसे अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट है, जब इसका अपन तापीय अपघटन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया के अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक काम आ रहा है। जब अपन ये उत्प्रेरक मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। दूसरा अपन उदाहरण देख पा रहे हैं कि वनस्पति तेल से जब अपन वनस्पति घी बनाते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और निकल उत्प्रेरक इसमें काम आता है। साथियों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में यहाँ पर निकल उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। तो उत्प्रेरक कार्य क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि उत्प्रेरक क्रिया अवस्था के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो पहला है समांगी उत्प्रेरक, फिर है दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक से तात्पर्य क्या है? समांगी उत्प्रेरक से तात्पर्य ये होता है कि अभिक्रिया के अंदर अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक अवस्था हैं समान होगी। या तो तीनों ठोस होंगे, या तीनों द्रव होंगे, या तीनों गैस होंगे। जैसे अपन इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि ये मैथिल एसीटेट है। मैथिल एसीटेट इसकी जो भौतिक अवस्था है लिक्विड है। ये जल से क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनता है और साथ में मेथनॉल बनता है। तो अपन इसमें देख पा रहे हैं कि अभिकारक मैथिल एसीटेट और जल, इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो लिक्विड फॉर्म के रूप में है, और जो उत्पाद बनता है एसिटिक अम्ल और मेथनॉल, इनकी भी जो भौतिक अवस्था है वो जलीय अवस्था नहीं लिक्विड फॉर्म के रूप में है। और अपन यहाँ उत्प्रेरक देख पा रहे हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उत्प्रेरक भी एक्वस है, यानी जलीय अवस्था में। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं अगर समान होती है तो उसको अपन बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। इसी प्रकार अपन दूसरी रिएक्शन और देखते हैं कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जब क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और इसमें उत्प्रेरक काम आता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी अपन देख पा रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो भौतिक अवस्था है वो गैस है, ऑक्सीजन की जो भौतिक अवस्था भी गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की भौतिक अवस्था भी गैस है। और इसमें जो उत्प्रेरक काम आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी भी भौतिक अवस्था गैस ये है। तो अपन ये समझ पा रहे हैं कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अगर भौतिक अवस्थाएं अगर समान होती है, एक जैसी होती है, तो उसको अपन समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो अलग अलग होगी, यानी असमान होगी। अभिकारक ठोस हो सकता है तो उत्पाद द्रव्य हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर अलग अलग हो तो उस घटना को अपन विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे अपन इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि जब अमोनिया गैस का निर्माण होता है तब नाइट्रोजन गैसीय अवस्था के अंदर है, इसकी क्रिया होती है हाइड्रोजन से, तो अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो इसमें जो उत्प्रेरक काम आ रहा है आयरन, ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो अभिकारक, उत्पाद तो गैसीय फॉर्म में है, लेकिन उत्प्रेरक है वो सॉलिड अवस्था में है। तो तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हो गई, इस कारण से विषमांगी उत्प्रेरक का प्रकार हुआ। फिर अपन दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं
वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनता है तब इसमें निकल उत्प्रेरक काम आता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं वनस्पति तेल लिक्विड फॉर्म के अंदर है, यानी द्रव अवस्था में है। हाइड्रोजन है वो गैसीय फॉर्म के रूप में है, और वनस्पति जो घी बनता है वो है ठोस। और निकल की जो अवस्था है वो भी भौतिक अवस्था है, वो भी ठोस है। तो साथियों अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अभिकारक है वनस्पति तेल और हाइड्रोजन, तो वनस्पति तेल तो है लिक्विड फॉर्म के रूप में, और हाइड्रोजन है वो गैसीय फॉर्म के रूप में, और वनस्पति घी है वो ठोस फॉर्म के रूप में, और जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड फॉर्म के रूप में यानी ठोस अवस्था के अंदर है। यानी तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। तो ये भी विषमांगी उत्प्रेरक का प्रकार हुआ। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, यानी ये अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसमें इसको अपन गर्म करते हैं और इसमें डालते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया कम समय में संपादित होती है। इससे बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। दूसरा अपन देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड से जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है तो अपन अगर इसमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया भी कम समय के अंदर संपादित होती है। तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरक का प्रकार है। दूसरा अपन पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक से तात्पर्य है ये अभिक्रिया का वेग कम कर देते हैं, अभिक्रिया का वेग कम कर देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रकार है, अभिक्रिया का वेग कम कर देते हैं। साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका अपघटन होता है जल के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। इस अपघटन को रोकने के लिए अपन सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अपन गिल सॉल्ट मिला देते हैं, जिससे इसका अपघटन कम हो जाता है। साथ ही दूसरी अपन रिएक्शन देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग आप जानते होंगे, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी मात्रा में सूंघाने पर उस व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब ऑक्सीजन से हो जाती है तो विषैली गैस फॉस्फीन बनती है, एक विषैली गैस फॉस्फीन बनती है जो कि एक घातक जहरीली गैस है। तो फॉस्फीन को बनने से रोकने के लिए, यानी ये अभिक्रिया को कम करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिला देते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म से फॉस्फीन का बनना कम हो जाता है। तो ये भी साथियों ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रकार हुआ, यानी ये अभिक्रिया का वेग है वो कम कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो फॉस्फीन गैस बन रही है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म में वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फॉस्फीन बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर इसमें हम थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिलाते हैं तो फॉस्फीन का बनना काफ़ी हद तक रुक जाता है। फिर अपन तीसरा पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का तात्पर्य ये होता है कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है। तो इसमें कोई अपन उत्प्रेरक अलग से नहीं डालते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनता है वो स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट की क्रिया जब जल से होती है तो एसिटिक अम्ल बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल है वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी जब ये थोड़ी मात्रा में बनना स्टार्ट होगा तब अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा। तो ये स्वतः उत्प्रेरक का प्रकार हुआ। चौथा अपन पढ़ते हैं जैव उत्प्रेरक।
जैव उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए जो उत्प्रेरक काम आते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं यूरिया की जब क्रिया होती है जल से, तो इसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वो यूरिएज उत्प्रेरक या यूरिएज एंजाइम, जिससे अमोनिया बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं कि माल्टोज से जब ग्लूकोज बनता है तो इसमें जो एंजाइम काम आता है वो माल्टेज एंजाइम काम आता है। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। साथियों उत्प्रेरक वर्धक से तात्पर्य होता है कि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। जैसे अपन यहाँ देख पा रहे हैं, अपन ये भी जानते हैं कि अमोनिया गैस के निर्माण के अंदर आयरन उत्प्रेरक काम आता है। तो अगर इस अभिक्रिया में अपन थोड़ी मात्रा में मॉलिब्डेनम मिला देते हैं तो आयरन की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। यानी ये उत्प्रेरक वर्धक है MO, यानी कि ये है मॉलिब्डेनम। ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, यानी कि आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दूसरा अपन देख पा रहे हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निकल उत्प्रेरक काम आता है। अगर अपन इसके अंदर थोड़ी मात्रा में कॉपर मिलाते हैं तो निकल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो ये भी उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी लाते हैं। जैसे अपन ऊपर पढ़ा आपने कि अमोनिया गैस के निर्माण के अंदर आयरन उत्प्रेरक काम आता है। तो अपन ने यहाँ मिलाया था मॉलिब्डेनम, जिससे आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो रही थी। अगर अपन इसमें थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाते हैं तो आयरन उत्प्रेरक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो साथियों अपन ये पढ़ा उत्प्रेरक के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को इसमें शेयर जरूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।